उत्तर प्रदेश में 2022 का रण है और ये रण महाभीषण होगा। हम लगातार आपको बताते रहे हैं और यही कारण है कि इस महाभीषण रण के लिए एक एक वोट कीमती है, एक एक वोट ज़रूरी है। अब ऐसे में अगर आपको एक मुफ्त वोट मिल जाए, वो भी 23%, तो उसका क्या कहना। ये है उत्तर प्रदेश की राजनीति। दलित वोट बैंक 23% है, जिस पर मायावती का एकाधिकार था और यही कारण है कि बसपा ने बहुत तेज़ी से इसको लेकर के तरक्की की। यूँ तो हर दल के अपने अलग अलग वोट बैंक हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का एकमुश्त इतना बड़ा वोट बैंक जितना बसपा के पास में है, उतना और किसी के पास शायद नहीं है। बात भारतीय जनता पार्टी की करें तो उनके पास में सवर्णों का वोट बैंक है, वैश्यों का वोट बैंक है, लेकिन उसकी तादाद भी 23% तक नहीं पहुंचती है। बात अगर हम अखिलेश की करें, समाजवादी पार्टी की करें, तो वहाँ यादव हैं 11% और अल्पसंख्यकों को भी मिला दें अगर हम, जो उनका माई का कॉम्बिनेशन था, तो ये कुल मिलाकर के होता है 31%। लेकिन दोनों को मिलाने के बाद होता है, यहाँ अकेले बहुजन समाज पार्टी के पास में 23% वोट है और यही कारण है कि इन दलित वोट बैंक पर सारी पार्टियों की नज़र लगी हुई है। इसको कैसे अपने पाले में लाया जाए, कैसे इसको बिखराया जाए, इसको लेकर के राजनीति चल रही है, रणनीति बन गई है और इसको बिखराने की कवायद भी चल रही है। मायावती वर्तमान में दलितों की सर्वमान्य नेता। मायावती के पास बड़ा वोट बैंक। मायावती का 23% वोट बैंक पर एकाधिकार। 10% जाट, 12% नॉन जाटव है उनका वोट बैंक। अखिलेश के पास है 11% यादव, 19% मुस्लिम। दोनों को मिलाकर बनता है 30%। भाजपा के पास पहले से था 20% वोट बैंक। ब्राह्मण, ठाकुर, बनियों को मिलाकर बनता है ये 20%। नॉन जाटा पर 2013 में मोदी ने लगाया निशाना। बसपा के बड़े नेताओं को तोड़कर बीजेपी में किया गया शामिल। बौद्ध गुरुओं को लेकर निकाली रथ यात्रा। जाटा वोटों का बिखराव करने के लिए आजाद पार्टी के चंद्रशेखर आजाद बने रहे जमीन। नॉन जाटा वोट बैंक को खिसकने से मायावती को लगा झटका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित को आगे बढ़ाया, दलित राजनीति को आगे बढ़ाया और उन्होंने दिखाया, इसको सिंबलाइज किया कि कैसे दलितों को उनका स्थान मिलना चाहिए। वहाँ से जो राजनीति शुरू हुई वो लगातार चढ़ती ही रही है और इसको बीच की कड़ी के रूप में निभाया कांशीराम जी ने। कांशीराम जी ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। इससे पहले वो DRDO में सरकारी नौकरी में रहे, लेकिन सरकारी नौकरी में उनका मन नहीं लगा। वो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, यानी कि 85% लोगों के लिए राजनीति करने लगे और BS4 बनाने के बाद में अंत में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की 1984 में। वहाँ से शुरू हुआ असली खेल। कांशीराम जी ने इसको काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ाया और स्टेप बाय स्टेप इसको आगे बढ़ाते चले गए। उन्होंने तमाम नायकों को अपने साथ में जोड़ा, तमाम छोटी छोटी जो जातियाँ थीं उनके लोगों को जोड़ा और उन्हें नायक बनाया, उन्हें अपनी जाति का नेता बनाया और बनाते बनाते उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को एक विशाल और विकराल रूप दे दिया। नब्बे के दशक में मंडल और कमंडल की राजनीति जोर पर थी। ऐसे समय में कांशीराम ने मुलायम सिंह यादव से हाथ मिलाया और हाथ मिलाते ही एक नारा हवा में गूंजा और वो नारा था कि मिले मुलायम कांशीराम और हवा में उड़ गए जय श्री राम। यानी कि कमंडल की धार को कुंद करने के लिए दोनों लोग एक साथ आ गए थे और ऐसे में कमंडल की धार कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कुंद होती नजर आई और दोनों ने मिल करके सरकार तक बना लिया। 85% लोगों की राजनीति करने वाले कांशीराम ने नारा दिया कि तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। इस नारे ने एक जादू का काम किया और जो 85% लोग थे वो लोग एकजुट होना शुरू हो गए। यानी कि जो दलित वर्ग था वो पिछड़ों के साथ में और अल्पसंख्यकों के साथ में आना शुरू हो गया और इसने एक कमाल का काम किया। और ऐसे में सारी राजनीतिक पार्टियां बहुत ही सतर्क हो गईं
कि ये तो एक उनके लिए बड़ा बहुत ही बड़ी मुसीबत बनने जा रही है। ये ऐसी पार्टी होगी जो शायद देश में, पूरे देश में उनकी सरकार बन सके। और यहाँ तक कि कहा जाने लगा कि मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और ये अगले 20-30 सालों तक उन्हें कोई मुख्यमंत्री पद से हटा नहीं पाएगा और कांशीराम शायद प्रधानमंत्री बन जाए। और इसको लेकर के लोगों ने बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दिया। पूरे देश की राजनीतिक पार्टियों में घबराहट शुरू हो गई कि आखिर अब वो करें तो क्या करें। ऐसे में इनके बीच में एक दरार पैदा करने की कोशिश की गई, इसको तोड़ने की कोशिश की गई। जैसा कि राज और नीति ऐसा कहती है कि अगर दुश्मन बहुत मजबूत हो तो उसको तोड़ा जाए, उसको टुकड़ों में बिखेरा जाए और फिर अपनी राजनीति किया जाए। कांशीराम ने दलितों के साथ पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की जुगलबंदी करके सारी राजनीतिक पार्टियों को हैरान परेशान कर दिया था। उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पंजाब में, मध्य प्रदेश में, हम तमिलनाडु में और तमाम अन्य राज्यों में इस पार्टी को लेकर के ज़बरदस्त हलचल मच रही थी और लोगों में घबराहट, राजनीतिक पार्टियों में घबराहट मची हुई थी कि आखिर इनसे कैसे निपटा जाए। लगातार इसका आकार बढ़ता जा रहा था, लगातार इसका राजनीतिक आकाश और क्षितिज फैलता जा रहा था और सारी राजनीतिक पार्टियों में घबराहट फैलती हुई जा रही थी। और उसके बाद इसी बीच 2001 में कांशीराम ने मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। में कांशीराम जी का देहांत हो गया और इस तरह पूरी बागडोर बहुजन समाज पार्टी की मायावती के हाथ में आ गई। अब वो पूरी तरीके से नेता हो गई थी और दलितों की नेता, अकेली सर्वमान्य नेता वो हो गई थी। यहीं से दलितों की राजनीति ने करवट बदली। जो पार्टी इससे पहले तक कहती थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन अब उसने यू टर्न लिया और ये कहना शुरू कर दिया जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी ज़्यादा हिस्सेदारी। यानी कि अब जो जितना तैयार रहेगा वो उतना ही आगे बढ़ेगा और उसी को टिकट मिलेगा। करवट बदलने लगी। 2007 में मायावती ने अपनी पार्टी की रणनीति पूरी तरीके से बदल दी। जो पार्टी बनी थी, सवर्णों के विरोध पर खड़ी हुई थी, उसी पार्टी ने अब उन्हें गले लगा लिया। और जब जो कभी नारा हवा में तिरता था कि मिले मुलायम कांशीराम और हवा में उड़ गए जय श्री राम, उसका अब नारा बदल गया और कहा यह जाने लगा कि हाथी नहीं गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी चलता जाएगा और ब्राह्मण शंख बजाएगा। तो यहीं से हुई टर्निंग पॉइंट। मायावती ने ब्राह्मणों को अपनी तरफ मिलाया और ये संदेश दिया कि सारी जो जातियां हैं उनका यहीं पर एक समाधान हो सकता है, यानी कि सर्वांगीण विकास सबका यहीं पर हो सकता है। और ये राजनीति उनकी सफल भी रही। 2007 में 206 विधायक जिता करके वो पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और वो पूर्ण बहुमत वाली सरकार की पहली मुख्यमंत्री मायावती बन गई। 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की बहुमत की सरकार बनी
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कहते हैं जब सत्ता आती है तो कुछ अवगुण भी अपने साथ में लेकर के आती है, और यही कुछ हुआ मायावती के साथ में। अब धीरे धीरे एक एक करके उनके जो सहयोगी थे उन और कांसीराम के साथ जिन्होंने काम किया था, उन लोगों ने उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। आर.के. चौधरी, दयाराम पाल, के गौतम, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और तमाम तरीके, स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा जो कभी उनका मुंह तक पहुँचते थे, ऐसे लोगों ने उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। कुछ लोग या तो पार्टी से निकाल दिए गए या कुछ लोगों ने खुद ही किनारा कर लिया, और ऐसे में पार्टी लगातार चुनाव दर चुनाव कमजोर होती गई। दो 2007 में एक और बड़ी घटना हुई जहां उनके सलाहकारों ने यह बताया कि दलितों का इतिहास नहीं है और आपको इतिहास रचना चाहिए, तो मायावती ने इतिहास रचने की कोशिश शुरू कर दी, और जिसके फलस्वरूप ये सारे स्मारक जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये स्मारक सारे बन करके खड़े हो गए। एक और सलाह दिया लोगों ने कि आप पीएम मटेरियल हैं। 2009 में होने वाले लोकसभा चुनाव में उन्हें बताया गया कि अगर आप उत्तर प्रदेश से 65 सांसद चुना करके ले जाती हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि हो सकता है कि आप देश की प्रधानमंत्री बन जाए। और यही कारण है कि वहीं से शुरू हो गई मायावती के मन में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा, और सबसे पहला फोटो निकाला संसद का जिसके बाहर मायावती ने अपने आप को खड़े हुए दिखाया, और ये मैसेज देने की कोशिश की कि अगली बार देश का जो प्रधानमंत्री होगा वो दलित प्रधानमंत्री होगा, वो मायावती होंगी प्रधानमंत्री। दो 2007 से लेकर के 2012 तक बहची मायावती ने मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। 2009 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, लेकिन आशा के अनुरूप परिणाम नहीं आए। 65 सांसदों की चुनावों की इच्छा रखने वाली मायावती को मात्र 21 सांसदों से संतोष करना पड़ा, और उनकी प्रधानमंत्री की बनने की जो इच्छा थी वो वहीं दबी की दबी रह गई। 2012 का चुनाव, 2012 के चुनाव में मायावती को अखिलेश यादव के हाथ से शिकस्त खानी पड़ी। मुलायम सिंह यादव चतुर राजनीति थे और इसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने पूरे प्रदेश में दौरे किए, जगह जगह जाकर के चुनाव प्रचार किया, और अखिलेश यादव ने साइकिल चला करके मायावती को चारों खाने चित्त कर दिया। यानी कि 2009 से जो हार का सिलसिला शुरू हुआ था, 2009 में हार तो नहीं मिली, लेकिन जो उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट था वो भी नहीं आया था, और 12 में सरकार भी चली गई। – 2013 में नरेंद्र मोदी को देश का भावी प्रधानमंत्री घोषित किया, पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया गया, और नरेंद्र मोदी ने देश में राष्ट्रवाद का ऐसा नारा चलाया कि सारी पार्टियां ध्वस्त हो गईं। नरेंद्र मोदी ने काम और किया, उन्होंने बताया कि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, क्योंकि उन्हें पता था कि पिछड़े वर्ग की राजनीति इस समय करवट ले रही है, तो उन्होंने बहुत खूबसूरती से अपने आप को पिछड़े वर्ग का बताया, और बताया कि उनकी माँ बहुत गरीब थी और घर में बर्तन मांजने का काम करती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने आप को दीनहीन बताने के लिए यहाँ तक कह दिया कि मैं बचपन में चाय बेचता था, यानी कि मैं चाय वाला हूँ। और यही कारण है कि ये दूसरे जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके जो बड़े नेता हैं, वो मुझे पसंद नहीं करती हैं। ये राजनीति इतनी परवान चढ़ी और राष्ट्रवाद का इतना बढ़िया मुलम्मा चढ़ाया मोदी ने कि सारी राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश में धराशायी हो गई, देश में धराशायी हो गई। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार बहुमत की सरकार बनी, 273 सांसद लेकर के नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए, और मायावती को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में मायूस होना पड़ा।
2014 की बात आई 2017 की। 2017 का विधानसभा चुनाव नज़दीक था और अब मायावती को लगने लगा कि ऐसे काम चलने वाला नहीं है। उन्होंने जिस रणनीति के तहत सवर्णों के साथ में मिलाया था वो फार्मूला अब हिट होता नज़र नहीं आ रहा था। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जो पिछड़े का रंग चढ़ाया था वो गाढ़ा होता और गाढ़ा होता चला जा रहा था और यही कारण है कि मायावती को मजबूर होकर के अखिलेश से हाथ मिलाना पड़ा और एक बार फिर से ये नारा गूंजा। यही जो कभी मिले मुलायम कांसी राम और हवा में उड़ गए जय श्री राम का नारा था वो एक बार फिर से हवा में गूंजने लगा। लेकिन इस बार नरेंद्र दामोदर दास मोदी और उनके साथी चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने कुछ ऐसा चक्रव्यूह फंसाया कि दोनों उसमें फंस के रह गए और जितनी उम्मीद नहीं थी उससे कम सीटों पर आकर के सिमट गए। यकीन नहीं होगा, इतिहास गवाह है इस बात का कि समाजवादी पार्टी 47 सीटों पर सिमट गई और बहुजन समाज पार्टी 17 सीटों पर सिमट गई। ये इतिहास है अपने आप में। जो कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी 90 सीट से कभी नीचे नहीं उतर सकती, जो उनका फार्मूला था और यही हाल करीब बहुजन समाज पार्टी का था। उनके लिए कहा जाता था कि 80 से 90 सीट से कभी नीचे नहीं आ सकती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दोनों को आईना दिखा दिया और ये जो सबसे बड़ा 26 साल के बाद एक बड़ा संगठन बना था दोनों का, सपा बसपा 26 साल बाद अपनी पुरानी दुश्मनी को बुला करके एक हुए थे, वो भी काम ना आया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दो 2014 की बात, विधानसभा के चुनाव हुए 2017 में और इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से हाथ मिलाया और कहा गया कि राहुल और अखिलेश ने जो हाथ मिलाया कि युवाओं को ये साथ पसंद है। इधर मायावती ने अकेले चुनाव लड़ा, अपनी रणनीति पर चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों ही पार्टियां यानी कि हम ये कहें कि सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन था और बहुजन समाज पार्टी दोनों ही ध्वस्त हो गई। समाजवादी पार्टी को जहां 47 सीट मिली जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, कहा यह जा रहा था कि ये पार्टी ऐसी पार्टी है जो 90 सीटों से कम कभी आ ही नहीं सकती। उधर बहुजन समाज पार्टी के लिए भी यही कहा जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी का कॉम्बिनेशन इतना ज़बरदस्त है कि 80 से 90 सीटों से नीचे उसे कभी उतरना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन मोदी और उनके चाणक्य कहे जाने वाले साथी अमित शाह ने दिखा दिया कि कैसे दोनों को धराशायी किया जा सकता है और अखिलेश यादव को 47 सीटों पर सिमटा दिया, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती को मात्र 17 विधायकों पर संतोष करना पड़ा। 2009 में बसपा की बहुमत की सरकार रहते लोकसभा में नहीं मिली आशीषत सफलता। मायावती देख रही थी 80 में 65% लोकसभा सीट। माया देख रही थी जीतकर प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब। 2012-2017 का विधानसभा चुनाव में कोई कमाल नहीं दिखा सकी बहन जी। 2014-2019 लोकसभा में भी नहीं चला उनका कोई कार्ड। 2014 लोकसभा चुनाव में बसपा को नहीं मिली एक भी सीट। 2019 के लोकसभा चुनाव में 26 साल बाद सपा से गठबंधन भी नहीं आया काम। टिकट बांटते समय मायावती ने उम्मीदवारों से कहा, टिकट नहीं सीधे संसद का दे रही है सर्टिफिकेट। मात्र 10 सीटों पर ही सफलता अर्जित कर पाई बसपा।
2022 के विधानसभा चुनाव के लिए माया ने खेला ब्राह्मणों पर दांव। सवाल यह है कि बेस वोट बैंक न रहने पर कैसे आएगा ब्राह्मण उनके साथ। 2009 में आशातीत सफलता ना मिलना, 2012 में हार का मुंह देखना, 2014 में हार का मुंह देखना, 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी के हाथों पटकनी का जाने के बाद मायावती को अब लगने लगा कि शायद उनकी रणनीति कहीं गलत नजर आ रही है और अब इसमें फेरबदल करना चाहिए। तो उन्होंने 2019 के चुनाव में एक बार फिर से उस समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाया जिसकी वो हमेशा मुखालफत करती रहती थी। जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था, जिसको लेकर के वो आरोप लगाती थी कि समाजवादी पार्टी ने उनको जिंदा जलाने की कोशिश की, मारने की कोशिश की, और भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने मायावती को बचाया। तो इस तरह से दोनों पार्टियों में, सपा और बसपा में जो फूट पड़ी थी वो काफ़ी लंबे समय तक चली, 26 साल तक चली। लेकिन अब मायावती को लगने लगा कि ऐसे तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, और अखिलेश को भी यही सताया। दोनों ने 2019 का चुनाव मिल करके लड़ा, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनौती को भी स्वीकार किया, और इसका परिणाम ये हुआ कि मायावती जो जीरो पर थी 2014 के चुनाव में, ये कहा जाने लगा था कि हाथी ने अंडा दिया, उसने 10 सीटें जीत ली, लेकिन अखिलेश को मात्र 5 सीटों से संतोष करना पड़ा। दोनों को ये उम्मीद थी कि कम से कम 55 सीटें जीत करके हम आएंगे। मायावती तो यहाँ तक कहने लगी थी कि हम आपको टिकट नहीं दे रहे हैं, हम आपको जीत का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप जाइए और सीधे संसद में बैठ जाइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके इन मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब एक बार फिर से 2022 का चुनाव सामने है और सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं, और इन सब के बीच सबसे बड़ा मामला देखने को जो मिल रहा है कि क्या जो उत्तर प्रदेश में 23% दलित है वो मायावती इंटैक्ट रख पाएंगी, या जिस तरीके से धीरे धीरे उनका वोट बैंक खिसकता जा रहा है वो और कम होता हुआ जाएगा। अब 2022 का चुनाव सामने है। धीरे धीरे मायावती का जो बेस वोट बैंक था, यानी कि दलित वोट बैंक था 23%, जो किसी के पास नहीं था, उसमें धीरे धीरे वो इरोड होता रहा, यानी कि उसमें गिरावट दर्ज की जाने लगी। और अब जो जाटों और नॉन जाटों को बांटा गया, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी होशियारी से नॉन जाटों को अपनी तरफ आकर्षित किया। 2014 से ही ये नॉन जाटों भारतीय जनता पार्टी के पाले में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और अब जाटों को भी बांटने की कोशिश की जा रही है। बहुत होशियारी से चंद्रशेखर आज़ाद जो कि जाटों वर्ग से आते हैं, उनको भी एक दलित वर्ग के रूप में, एक दलित नेता के रूप में उभारने की तमाम कोशिश की जा रही है, और चंद्रशेखर भी लगातार अपनी स्थिति को मजबूत करते जा रहे हैं। तो एक तरफ नॉन जाटों वोट पर दूसरी पार्टियों की नज़र है, तो दूसरी ओर अब जाटों वोट को भी बिखेरने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि मायावती की उस राजनीति को पूरी तरीके से कुंद किया जा सके। क्योंकि अब जब उनके पास में उनका बेस वोट बैंक ही नहीं रहेगा, तो ब्राह्मण वहां जाकर के क्या करेगा। मायावती ने यू टर्न लिया है, ब्राह्मणों को अपने पाले में फिर से करने की कोशिश की है, 2007 की रणनीति को अपनाने की कोशिश की है, लेकिन क्या ये रणनीति सफल हो पाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल लिए हुए है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।